तो एक बार फिर से बता देता हूं। तो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। तो अपन लोग शुरू कर रहे हैं अपनी JEE की तैयारी, और JEE की तैयारी आज की जो अपनी क्लास है ना, इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अगली 2 साल में प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है जब हम क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस एक पतली सी साइंस की किताब होती है हमारी, और उस किताब के अंदर बायोलॉजी भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, फिजिक्स भी होता है। 4 रे डायग्राम बना देते हैं तो ऑप्टिक्स खत्म हो जाती है। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो एक बहुत वास्ट सिलेबस के साथ होती है। हां, यह बात अलग है कि तुम्हारे मास्टर रैंक प्लस की टीम जो है वो उस पूरे के पूरे सिलेबस को इस तरह से पढ़ाएगी कि वो लगेगा 10th जैसा, इतना सा ही लगने वाला है। तो दोस्तों, अब पूरी की पूरी जो मैं बातें करने वाला हूं तुमसे, जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं तुमको, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज क्लियर हो जाने वाली है। सबसे पहली चीज जो मैं तुमसे बात करूंगा कि भाई हमारे दुश्मन को तो समझ ले हम, क्योंकि दुश्मन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इसको क्रैक करने वाले हैं, और हम इसको क्रैक कर कर ही रहेंगे। तो अब मुझे सबसे पहले यह समझना है कि मेरा JEE का जो पैटर्न है वो पैटर्न किस तरह का है। दूसरी चीज, और मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूंगा तुमसे, क्योंकि तुम्हारे बाकी के मास्टर भी बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं, छोटे मोटे नहीं है, तो वो अपने सारी चीजें तुमको क्लियर जरूर करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम JEE का फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। फिर अब आप कहेंगे कि CBSE 11th का सिलेबस आपने यहां पर क्यों मेंशन करा है, क्यों आप हमें बताने वाले हो? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं ना JEE की, तो बहुत सारे लोगों ने ये बहुत बड़ा मिथ फैला दिया है मार्केट में, और वो मिथ ये है कि अब इसके साथ क्या मेरी 12th की तैयारी हो जाएगी? क्या मुझे थ्योरी का पेपर जब मैं लिखूंगा तो क्या मुझे थ्योरी लिखना आती है? क्या मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाऊंगा? अगर मैं कर पाऊंगा तो क्या मेरी स्टेप्स प्रॉपर होंगी? बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जब हम लोग JEE की तैयारी करेंगे तो उसके साथ किस तरह से हमारी जो थ्योरी की प्रिपरेशन है, हमारी जो क्लास 12th की प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन भी कितनी आसानी के साथ होने वाली है दोस्तों। इसके बाद हम जो JEE मेन का पैटर्न है, पैटर्न तो खैर अपन देख ही लेंगे, इसके अलावा अपन उसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, JEE को की जो तैयारी करने वाले हैं वो किस तरह से करने वाले हैं, इन सारी चीजों को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर अपन देखें यहां पर, तो ये है मेरे पास JEE का सिलेबस। अब इसको बहुत बारीकी से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप 10th क्लास में अपन वो पतली सी साइंस की किताब देखते थे, यहां पर अगर आप सिर्फ पहला चैप्टर, जिसको बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो यहां पर लोग इसको ऐसे ही सोच देते हैं, अरे छोड़ दो यार, ऐसे ही ये अकेला ही वो साइंस की किताब जितना है, और ये वो चैप्टर है जो शुरू होता है तो कभी खत्म नहीं होता। अब आप कहोगे या आप हमसे कैसी बातें कर रहे हो कि शुरू होता है तो खत्म नहीं होता? अरे मैं बताता हूं आपको, शुरू होता है तो खत्म क्यों नहीं होता। उसका एक रीजन है, और बहुत बड़ा रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? आज मैं बहुत दुखी हूं, अंदर से मन मेरा बहुत दुख है। आप मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अभी मेरे घर में सप्लाई आ रही है, मैंने अगर वहां पर अपने दोनों हाथों को लगा दिया तो लाइफ हो जाएगी मेरी, जिंगल आला मैं उसको मेजर कर सकता हूं? मेरे घर में 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 220 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, मैं करंट मेजर कर सकता हूं। जो चीजें हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लॉज के टर्म्स में, उनको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप उठा लो, उसकी यूनिट होगी या नहीं होगी, वो कांस्टेंट है या रेशो है, वो अलग बात है, मगर कुछ ना कुछ तो होगी, उसके कुछ ना कुछ तो डायमेंशंस होंगे। तो ये जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये शुरू होता है मगर खत्म नहीं होता। और खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि आप चाहे वर्क पावर एनर्जी पढ़ लो, चाहे आप रोटेशनल मोशन पढ़ लो, चाहे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, आपको पता चल जाता है कि भैया यूनिट तो निकालनी ही पड़ेगी हमको। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये वो चैप्टर है जो शुरू होगा तो खत्म नहीं होगा दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है काइनेमेटिक्स, मतलब कि हम बात करेंगे मोशन की। बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, और इंटरेस्ट के साथ ही पढ़ना है हमें, क्योंकि अगर मैं JEE की तैयारी कर रहा हूं तो एक सेट पैटर्न है, मुझे ये क्रैक करना है, ऐसे क्रैक होगा, वो हम करेंगे, मगर उसके साथ हमारा इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ ना तो फिजिक्स तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हवा बनने वाली है। काइनेमेटिक्स में अपन बातें करेंगे मोशन की। मोशन की जब बातें करोगे तो आप उसमें कॉज की बात नहीं करोगे,
आप ये कहोगे कि धोनी भाई ने छक्का मारा तो बॉल कैसी जाने वाली है, मुझे इससे मतलब है धोनी ने मारा था कि विराट कोहली ने मारा था या किसी और ने मारा था, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यस, अब सुनो आगे की बात। यहां पर हम बात करेंगे, जैसे कि सपोज करो मैं छत पे खड़ा हुआ हूं, अभी स्टूडियो की छत पर हूं, ये 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है सॉरी, और मैं छत पे गया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया। अब मैं गिरूंगा ऐसे या गिरूंगा लहराते हुए या गिरूंगा सीधे, मुझे इस मोशन से मतलब है, मगर धक्का किसने दिया उससे मतलब नहीं है। मतलब हम मोशन की बात करेंगे मगर कॉज की बात यहां नहीं होगी, तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएगा। अगर अपन लोग देखें लॉज ऑफ मोशन और आगे जाकर जब अपन मैकेनिक्स की बातें करेंगे तो उस मैकेनिक्स में हमारे पास एक और पार्ट आएगा। यहां पर हमें मतलब है कॉज से। भाई तू चल रहा है, तू चल, मगर चलाया किसने? अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो इस समय मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, मुझे कोई ना कोई तो बैलेंस आउट कर रहा होगा। अगर मैंने यहां पर कुछ लिखा तो यहां पर लिखने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा, तो ये कॉज है, मुझे कॉज से मतलब है। अब जब मैं लॉज ऑफ मोशन की बातें करूंगा या और आगे की पार्ट की बातें करूंगा तो मुझे उस कॉज से मतलब है। एक ये चैप्टर है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। जब 11th क्लास के लिए पढ़ते हैं तो तुम ऐसे उड़ा दोगे, जब हम JEE के लिए पढ़ेंगे तो यहां बहुत सारे केसेस बनते हैं और वो केसेस को हम एक में कैसे बनाने वाले हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों आपको एक छोटा सा, देखो क्या है ना, फील गुड होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं कि ये मेरे पास एक पुली है, बिल्कुल सिंपल, अभी मैं इसका पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा, फोर्सेस बना दूंगा, एक्सेलरेशन बना दूंगा, सब बना दूंगा, मगर अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखूं, ये 2 kg की है, ये 3 kg की है, तो आप ये बोलोगे कि ये इधर जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, पुली आइडियल है, सब कुछ फ्रिक्शन लेस सब है। तो आप ये बताओ मुझे एक्सेलरेशन क्या होगा? मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, मैं कहूंगा वेट लग रहा होगा, स्ट्रिंग है, टेंशन लग रही होगी। अरे आप बाबा जी अभी से कहां से टेंशन दे रहे हो, अभी तो 11th में आए हैं। अरे मैं टेंशन नहीं दे रहा हूं, मैं टेंशन रिलीज कर रहा हूं कि ऐसे सारे क्वेश्चंस को मैं कैसे बना दूंगा। मैं बोलूंगा आपसे ये है मेरा ट्रिक, भैया जो बड़ा वाला मास है उसको छोटे वाले मास से माइनस कर दो, 3 - 2, और दोनों के मासेस को ऊपर नीचे ऐड कर दो और उसमें g का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर है इस समय आपका g/5 और ये नीचे जा रहा है g/5 से। अब आप वहां पर बैठे होगे, अभी मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया नहीं है दोस्तों, मगर मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक दी, अगर मैं यहां पर 3 kg की जगह पर 10 kg कर दूं, यहां 5 kg कर दूं, आप मुझे आंसर दोगे 10 - 5 अपॉन 10 + 5 इंटू g, यानी 5/15 g/3 से नीचे जाएगा। ओ हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं, हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं? ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हम पढ़ते पढ़ते चीजों को छोटा कर देंगे, हम उसको मजेदार करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हम यहां पर बात करेंगे। लोग आपसे कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों डिफिकल्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सारी चीजें आसान हैं, बस उसको देखने का नजरिया बदलना है। और टीम रैंक प्लस आपका देखने का नजरिया बदल देगी, आप चीजों को आसान समझने लग जाओगे, आसानी से करने लग जाओगे, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल बनने वाली नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आएगा वर्क पावर एनर्जी। जब वर्क पावर एनर्जी आता है तो ये मुझे बहुत पसंद है। क्यों बहुत पसंद है? क्योंकि आप किसी भी चैप्टर में जाओ, जो वर्क हम करते हैं क्या हम उसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं, वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर जिम में गए, हमने डंबल उठाया, मैं कहूंगा अरे यार वर्क किया तुमने? हाँ सर किया था। कहां गया? तो आप क्या करना, आप उस डंबल को ऐसे छोड़ देना मेरे पैर पे, लग गई बहुत तेज। आपके वर्क की वजह से ही तो वो ऊपर आया था, उसके अंदर वो स्टोर हो गई एनर्जी। अब आपने जब वो छोड़ा तो वो जो एनर्जी थी स्टेट की वजह से वो मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दुनिया में एनर्जी कंजर्व्ड है। तो हम ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बातें पढ़ेंगे, चाहे वो मेन का क्वेश्चन हो चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन हो, हमारे लिए वो अब डिफिकल्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसी इंटरेस्ट के साथ हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ये भी वो चैप्टर है जो बहुत सारी चीजों को बहुत आसान बनाएगा। अभी बहुत बिगिनिंग है, इसीलिए शायद आप मेरी उस बात से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बट मैं आपसे कहूंगा कि मेरे पास वर्क डन का या एनर्जी निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला आने वाला है, कुछ ऐसा। ये सांप जैसा जो दिखता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन।
है ना, फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, कुछ कुछ ये अभी 2 क्लासों के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चला जाऊंगा एनर्जी निकालने के लिए, इससे मैं मैग्नेटिज्म में चला जाऊंगा, इससे मैं थर्मोडायनामिक्स में चला जाऊंगा, इससे मैं इलास्टिसिटी में, इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उस पर चला जाऊंगा। चीजों को छोटा कर देंगे। कहने के लिए बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आएगा कहां से? फोर्स की बातें कर रहे हो तो फोर्स का बेस तो वही है, अगर वर्क की बातें कर रहे हो तो वर्क का बेस तो वही है। सारे फॉर्मूले निकलेंगे तो ओरिजिन से ही ना, आया तो दुनिया में एक ही इंसान था ना, वहीं से सारी चीजें निकली ना, फिर रिलीजन बने। अब मैं एक एक रिलीजन को अलग से देखूं और अगर मैं समझूं तो उसका कोर तो एक ही है ना, तो हमें कोर को पकड़ना है दोस्तों। फिजिक्स आसान बन जाएगी आपकी अगर आपने कोर को समझ लिया, और अगर आपने कोर को नहीं समझा तो फिजिक्स बहुत मुश्किल हो जाएगी। मगर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि आपको समझने की जरूरत नहीं है, टीम रैंक प्लस इसको समझ चुकी है पहले से ही। तो आप आपके पास जो आने वाला है वो हर सब्जेक्ट का कोर आएगा। उसके बाद उनसे कहो कि बनाओ क्वेश्चंस, आपको कितने बनाने हैं, हम उस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर ले जाएंगे। ये मुझे आपको समझाना है, ये मुझे आपको सिखाना है दोस्तों। अब समझिए, ये तो हमारे पास बात हुई वर्क पावर एनर्जी की। हमारे पास रोटेशनल मोशन, ये वो क्वेश्चन है, ये वो चैप्टर है जिसके बाद लोग ऐसे घूमते रहते हैं। आप अपने सीनियरों से पूछना, वो बोलेंगे अरे यार रोटेशनल मोशन बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में तो आपने इसकी बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ ली, सिर्फ आपको उसका एनालॉग देखना पड़ता है, उसका ये देखना पड़ता है कि वहां मैंने फोर्स पढ़ा था, यहां मैं टॉर्क पढ़ रहा हूं, वहां मैंने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, यहां मैं एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहा हूं। चीजें रिलेटेड हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं। अरे भाई चीजें जुड़ी हुई हैं तो मैं जोड़कर पढ़ूंगा ना उन चीजों को। लोग अलग अलग पढ़ते हैं, अलग देखते हैं। क्या मेरे पास रोटेशनल मोशन में अगर एक फॉर्मूला लिखूं तो क्या वो मेरे पास क्या न्यूटन्स लॉ बन सकता है? यहां पर भी रोटेशनल मोशन में भी आएगा ना न्यूटन सेकंड लॉ, आएगा। उसको हम बस हमारे सिंबल्स बदल जाएंगे, हमारा देखने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, मगर बेस ओरिजिन तो वही बैठा हुआ है ना। ओरिजिन अगर वही बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं अपन को। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, चलो बहुत सही, ऐसे ही रिस्पॉन्स बनाए रखो। चलो अब अगर अपन देखें तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास यहां पर जब टॉपिक्स हैं और जब चीजों को हम एडवांस लेवल पर चीजों को लेकर जाएंगे, तो अगर बेस अच्छा है ना तो दोस्तों एडवांस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। इंडिया का बेस बहुत अच्छा, किस में? स्पेस में। कहां से शुरुआत करी थी? साइकिल से। आज इसरो दुनिया के कितने लोगों के रॉकेट सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, हमारे रॉकेट से जा रहे हैं वहां पे। हम पूरी तलने वाली कॉन्सेप्ट से मार्स पे पहुंच गए। तो भाई चीजें जो है ना उनको सिंपल तरीके से देखोगे तो बड़ी बड़ी चीजों को आप आराम से अचीव कर लोगे। और अगर आपने सोचा कि नहीं यार ये तो मैं छोड़ देता हूं, पहले से कभी माइंड सेट मत बनाना, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि यहां कुछ भी डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। अच्छा एक बात और, जब हम इस सिलेबस पढ़ते हैं ना, अभी मैं चलो वापस आता हूं उस पर, पहले तुम्हें बताता हूं। हमारे पास पूरी टोटल 10 यूनिट्स हैं, तो मैंने अभी आपको 5 बता दी, ये 6th है। ग्रेविटेशन, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में, कि अगर मैं कितनी स्पीड से फेंकूं तो बाहर चली जाएगी अर्थ के। ये सैटेलाइट जो घूमते हैं ये कितनी देर में घूमते हैं, इनका टाइम पीरियड कैसे पता करते होंगे, लॉन्च कैसे होता है सैटेलाइट, कैसे उसको ऑर्बिट में वेलोसिटी दे दी गई होगी, किसने डिस्कवर करा ग्रेविटी? न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल एंड ही डिस्कवर्स ग्रेविटी। अरे उसके पहले भी बहुत लोग थे जिन्होंने बात करी है इसकी, जिसकी इन्होंने बात करी है। श्रीकांत मूवी में नहीं देखा था अपन ने कि न्यूटन ने के पहले भी तो भाई कई लोगों ने एप्पल देखा होगा। आंखों की जरूरत नहीं है, फील की जरूरत है दोस्तों। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, आई एम टेलिंग यू दिस। अगर आपने इस सब्जेक्ट को फील कर लिया तो ये आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होने वाला है, जो अब आप पढ़ने वाले हो इतनी डिटेल में, और आप इसको 100% परस्यू करोगे अपने फ्यूचर में भी। ग्रेविटेशन के बाद आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। यहां पर हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद आपने पहले नहीं करी हैं। फ्लूइड्स में है ना, टर्बुलेंट फ्लो, और क्यों अपने पास जो फ्लड की सिचुएशंस बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जब अपन पाइप के ऊपर हाथ रख देते हैं तो पानी तेज निकलने लग जाता है। डीप वाटर रन स्लो, वाई? ऐसा क्यों होता है कि जब बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं तो घरों के छप्पर ही उड़ जाते हैं। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं, अभी मेरे पास यहाँ 2 पेजेस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल और देता कि भैया अगर आपके पास 2 पेजेस हैं, अभी आप वहां पर कर देखो, आपके पास 2 पेजेस हैं, उनको हाथ में लो, ये है राम, ये है श्याम, ये दोनों गुम हो गए थे कुंभ के मेले में। अब अगर मैंने बीच में से हवा फूंकी तो क्या राम और श्याम आपस में मिलेंगे या और दूर हो जाएंगे? तो आपको लगेगा कि जब बीच में हवा मारोगे तो ये दूर जाएगा। दोस्तों वो दूर नहीं जाएगा,
करके देखना, है ना, वो पास आएगा। बर्नौली साहब यहां पर आ गए पिक्चर के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बातें नहीं कहूंगा, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने उसको फील किया है, इसीलिए मैं अभी इस समय जब तुमसे बात कर रहा हूं तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हें गूज बम्स आ रहे होंगे और तुम्हें भी वो सब्जेक्ट फील हो रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा कि अब ये कब मेरे सामने आने वाला है। ये क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है चीजों को लेकर। अगर मैं आपसे बात करूं थर्मोडायनामिक्स, यहां पर तो अपन हीट से बातें करने वाले हैं भाई, है ना, प्रेशर कुकर की बातें करने वाले हैं, ये खाना कैसे बन गया, सीटी ऊपर कैसे हो गई, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। कई बार कभी आप देखना जब कोई अपने को स्प्रे कर रहा होता है ना, अपन पार्लर जाते हैं तो स्प्रे करने में ठंडा ठंडा क्यों लगता है ना। आपसे बातें करेंगे हम कि जब थर्मोडायनामिक्स में कि भैया अगर गलती से कोई टायर फट गया तो वहां पर हाथ लगाकर देखना, ठंडा ठंडा लगेगा भाई, तो वो कैसे लग रहा है। अच्छा, आप बहुत तेजी से अगर कहीं हवा भर रहे हो तो नोजल गर्म हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर करनी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पर सीखने हैं, और एंड में हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम गैसेस के बारे में डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे, और हमारे साथ जो चीजें जुड़ने वाली हैं। हाय एकांशी, मैं आज अपन लोग बात कर रहे हैं बेटा, आज अपन लोग बात कर रहे हैं कि अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, अपनी तैयारी करने वाले हैं, तो अपन तैयारी किस तरह से करेंगे। हमारे सिलेबस को देख रहे हैं हम जेडबलई के, कि हम जेडबलई के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, और जब इन चीजों के अंदर किन टॉपिक्स पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, इन सब चीजों पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है कांशी, गेटिंग माई पॉइंट? आई होप मेरी बात समझ आई तुझे, या ओके। तो इसके बाद जब हम ऑसिलेशन एंड वेव्स की बातें करेंगे, तो अगर ऑसिलेशन और वेव्स की आप बातें करेंगे तो आप देखोगे कि भाई कोई चीज दुनिया में गोल गोल घूमती रहती है, कोई चीज अपनी मेन पोजीशन पे ही ऑसिलेट होती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है। ये एसएचएम ऐसा टॉपिक है, ऑसिलेशन एंड एसएचएम्स, जहां पर अपन लोगों को वेव्स, यहां पर आपको एक बार फील आ गया ना, मतलब वेव्स, एसएचएम और रोटेशनल मोशन, ये दो ऐसे जोन होते हैं जहां पर बच्चा कहता है अरे यार वो वाले से क्वेश्चन ना आए बड़ी दिक्कत होगी। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि अभी हमने जितनी भी बातें करी हैं उन सारी चीजों में सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास यही दो टॉपिक्स हैं। तो अब अगर अब क्योंकि हमारे पास मैथ्स है, हम जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अभी हमने पूरा का पूरा ये समझा कि हमारे पास क्या सिलेबस है और इस सिलेबस में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और इन चीजों को मैं कैसे कंसाइज करने वाला हूं, इस पर भी मैंने तुम्हें बताया कि अपन चीजों को छोटा कैसे करेंगे। मगर अब साथ में मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं वो ये है, अब इंजीनियरिंग करते टाइम हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं, कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं, कि मैं आईटी की तरफ चला जाऊं, सीएस की तरफ चला जाऊं, सिविल की तरफ चला जाऊं। तो बेसिकली अगर आप 11th की फिजिक्स से प्यार करते हैं ना दोस्तों, तो आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है मैकेनिकल की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं 11th की फिजिक्स में, आपको फील आ गया, पूरा मजा आ गया, 12th में जब आएंगे तो अपन बातें करेंगे चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी की जब बातें करेंगे वो अलग है। अभी 11th की सिर्फ बात करूं तो 11th की फिजिक्स में अगर आपने फील कर लिया तो दोस्तों आप मैकेनिकल की तरफ, सिविल की तरफ इंक्लाइंड हैं, क्योंकि यहां पर आपको वो फोर्सेस, वो थर्मोडायनामिक्स, इन सब की बातें करेंगे हम लोग। ओके चलिए, अच्छा अब अगर अपन लोग आगे समझें, और एकांशी आपका भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझसे अभी शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है ना, जैसे मैंने ओरिएंटेशन में कहा था, ये हमारी क्लास है बॉन्डिंग की क्लास। यू मस्ट नो योर एडुकेटर एंड आई मस्ट नो माई लर्नर्स, कि मेरे लर्नर्स क्या हैं और मेरे लर्नर्स क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, किस लेवल पर हैं, किस स्पीड से जाना चाहते हैं। तो ये आज हमारे बीच की बॉन्डिंग है बच्चा, ठीक है। ओके, अब एक जो चीजें जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ ओके, अब जो एक दो चीजें और मुझे बतानी थी, मुझे आपको बताना था कि जेडबलई की जब अपन लोग बातें करेंगे दोस्तों, तो जेडबलई में अपने पास जो पेपर का पैटर्न होने वाला है वो पैटर्न कैसा होने वाला है। ओके, तो मुझे अभी जो मेनली मतलब है, मुझे जो अभी मेनली मतलब है वो मतलब है फिजिक्स से अभी फिलहाल। तो फिजिक्स की अगर अपन लोग बातें करें तो फिजिक्स में अपने पास जब अपन मेन की बातें करते हैं तो अपने पास 30 क्वेश्चंस हैं। अब इन 30 क्वेश्चंस को भी अगर अपन दो पार्ट में बाइफरगेट करें
तो यहां पर अपने पास 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं, और 10 क्वेश्चन अगर अपन देखें तो ये वो क्वेश्चन हैं जो मेरे पास इंटीजर टाइप आते हैं, और इसमें मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं 5 क्वेश्चन करूं, एनी 5। सो बेसिकली आपके पास यहां पर अगर आप देखें तो ये 20 क्वेश्चन है आपके पास, और यहां पर आपके पास 10 क्वेश्चन है। 10 में से आपके पास आपको क्या करना है, आपको एनी 5 करना है। ये इंटीजर टाइप है। अब आप सोचो कि आप 10 के 10 कर दो तो बेटा स्टार्टिंग के 5 ही चेक होने वाले हैं, उसके नीचे वाले 5 वो फिर हटा देंगे, जो पहले वाले 5 आने वाले हैं सिर्फ वही कंसिडर होंगे। एम आई क्लियर एकांशी? अब देखो यहां पर, तो अगर आप देखो तो ओवरऑल आपको 25 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन पर आपको जो प्लस में मिलता है वो मिलते हैं +5 मार्क्स। अगर अपन देखें तो मार्क्स के केस में हमारे पास यहां पर ये है +4 सॉरी, और अगर हम देखें अगर मैंने रॉन्ग कर दिया, राइट किया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर मैंने रॉन्ग कर दिया तो इन दैट केस यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है और हमें -1 हो जाते हैं हमारे नंबर। तो ये हमारे पास जो बेसिक है, ये जो हमारे पास बेसिक है कि भाई अगर मार्क्स की बातें करें हम लोग, अगर हम अपने पेपर के पैटर्न की बातें करें, और अगर हम लोग देखें तो देखो एनटीए तो बेसिकली ऑनलाइन करा रहा है। अब जब ऑनलाइन करा रहा है इसीलिए तो आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हो, टीम रैंक प्लस के साथ जुड़े हुए हो। अब यहां पर आप जब भी किसी चीज को सॉल्व करोगे, किसी क्वेश्चन को करोगे, तो यहां पर आप टाइम लिमिट के साथ करोगे। और पिछले 2-3 साल का अगर हम पैटर्न उठाकर देखें तो जेईई ने अपने क्वेश्चन का जो लेवल पहले रखा हुआ था उसको कम रखा हुआ है। अभी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम लोग दूसरों से सुनते हैं कि अरे यार बेसिक है, अब तो बहुत ईजी आने लग गया है पेपर। भाई इजी तो आने लग गया है, ऐसा लग रहा है, मगर क्या पता वो किस साल किस सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ कर दे। मैथ्स डिफिकल्ट आ रहा है, केमिस्ट्री पता चला पूरी ऑर्गेनिक आ गई किसी में। तो आपके सामने अब जो है क्वेश्चन ये है, यहां पर जब आप 12th की बातें करते हो, 11th की बातें करते हो, सीबीएसई की बातें करते हो, तो वो तो बताते हैं कि हम यहां से इतना पूछेंगे, यहां से इतना पूछेंगे, यहां से इतना पूछेंगे। जेईई नहीं बताता, एनटीए नहीं बताता। एनटीए बोलता है ये सिलेबस है, मेरी मर्जी है मैं कहां से क्या पूछने वाला हूं। मैं हो सकता है एक ही चैप्टर से पूरे क्वेश्चंस बना दूंगा, मेरी मर्जी है ना। मैं चाहे ये करूं, सर मिनिमम हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर सपोज टू अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। देख बेटा, अगर हम लोग बात करें मिनिमम कितने, हम तो पूरे करने जाएंगे ना, 25 क्वेश्चन ही करने जाएंगे हम काय के लिए सोचें कि हम कम करेंगे। मिनिमम की तरफ जाना ही नहीं है हमें, तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, इस तरह से अपने आप को फोकस रखना है कि हमारी तो कोई भी चीज छूटने वाली ना हो। मेरे दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं आई एम गोइंग फॉर 25, 20 कंपलसरी, 5 इंटीजर टाइप। उसमें मैं आपको बता दूंगा कि 10 में से कैसे ढूंढना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करते करते मेरे साथ सीख जाओगे। मगर ये आपका जो 25 क्वेश्चन का टारगेट है ना, हमारे दिमाग में मिनिमम का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि यस वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल 25। तो वहां से बोलो मेरे साथ कि हम 25 ही करेंगे सर, आप चिंता मत करिए। बोलो हाँ सर आप चिंता मत करो फिजिक्स बाबा, आपको फिजिक्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे एकांशी की तरफ से। यस और नो, मिलेंगे कि नहीं? वेट कर रहा हूं एकांशी तुम्हारे आंसर का। ओके ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रही अपने पास इंफॉर्मेशन। अब आप कहोगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अब क्या होता है ना, दुनिया में इस समय इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत बहुत रैपिड है, तो हर तरफ इंफॉर्मेशन फैल रही हैं। अब आप चाहो या ना चाहो, कहीं ना कहीं से किसी दोस्त ने कुछ बोल दिया, कहीं कुछ कर दिया, आपको रैंक प्लस से हर चीज सबसे पहले मिलेगी, टाइम पर मिलेगी चीज। मगर फिर भी मन में एक डाउट आ गया कि अरे यार उसने ऐसा कहा था, क्या पता ऐसा है कि नहीं है। इसीलिए जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैं आपको हर चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो क्लियरिटी ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जब आप यहां पर बात करेंगे तो जेईई एनटीए की जो साइट है, मैं आपको वो दिखा रहा हूं जहां से आपको सारी चीजें ऑथेंटिक मिलेंगी। साइट है jeeemain.nta.ac.in। ये आपके पास वेबसाइट है जहां से आपको जेईई की सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक मिलेगी।
अब आप कहोगे आपके पास अभी आपने सिलेबस दिखाया, हाँ सारे सर्कुलर सारे नोटिसेस आपको यहां मिल जाएंगे। अगर आप देखो इंपॉर्टेंट डाउनलोड को अगर अपन देखें, एक सेकेंड, ओके, इंपॉर्टेंट डाउनलोड को अगर आपने देखा तो ये देखो ये आ गया JEE का सिलेबस। मैंने अभी आपको जो सिलेबस दिखाया आप वेरीफाई कर सकते हो कि इट इज हियर। मैथ्स का है, ये आपके पास आते जाओ नीचे, ये आपके पास फिजिक्स आ गई, फिजिक्स के बाद ऐसे ही आपके पास केमिस्ट्री आ जाएगी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको यहां से उठानी है। रैंक प्लस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अप टू द अपडेट पॉइंट पे मिल जाएगी। फिर भी किसी दोस्त ने कुछ वहम डाला दिमाग में, वेरीफाई करना है JEE, अगेन JEE.main.nta.ac.in, यही हमारा दोस्त है। क्लियर, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब देखो दूसरी चीज, एक और डाउट आता है मन में और वो आता है CBSE का, कि CBSE की कौन सी वेबसाइट है, क्योंकि हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हमसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए, हमारा स्कूल का करिकुलम भी बहुत अच्छे से चलना चाहिए। मेन टारगेट गोल मेरा वो है JEE, मगर मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं होना है, और पीछे नहीं होना है इसलिए तो रैंक प्लस के साथ हो। तो अब समझो, आराम से देखो, cbse.gov.in या cbse.nic.in डालोगे तो भी यही आएगा। इसके बाद एकेडमिक वेबसाइट पर आप जाओ। जब आप एकेडमिक वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर है आपके पास करिकुलम। मेन वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सर्कुलर दिख जाएंगे। जब आप एकेडमिक वेबसाइट पर जाओगे तो ये आपके पास आ चुका है करिकुलम। अब ये करिकुलम सीनियर सेकेंडरी पे जाओ, एकेडमिक लेवल पर आओ, और ये आ गया मेरे सामने फिजिक्स। अब ये मेरे पास फिजिक्स का सिलेबस है। हम आपकी हेल्प ना सिर्फ थ्योरी में करेंगे बल्कि साथ में आपके प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे। आप स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, किस तरह से आपने उस स्कूल के साथ बॉन्डिंग है आपकी, उसकी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करनी है। आपके एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, आपके घर पर किट भी आएगी एक, उस किट के अंदर आपके पास मटेरियल होगा, आपके पास और भी बहुत सारी चीजें प्लानिंग में हैं। मैं अभी आपसे बोलूंगा, आपको जब सरप्राइजेस मिलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, इसीलिए आपको वो सरप्राइजेस हमने अभी बचा के रखे हुए हैं। अब अगर आप देखो तो यहां पर हम जब सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो देखो, अभी मैंने जब आपको बताया था तो उस समय आपसे 10 यूनिट पर बात करी थी JEE के सिलेबस में। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनामेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अब आप यहां पर अगर गौर से देखो तो CBSE तो स्पेसिफाई करके रखता है कि किस चैप्टर को मुझे कितना वेटेज देना है। अगर आप गौर से देखो तो जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, इन सब को उन्होंने 23 मार्क्स दिए हैं। JEE नहीं कहता ऐसा, JEE कहता है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, सिलेबस दे दिया है, बस सिलेबस पे अड़कर रहना। अगर अपन यहां पर बात करें वर्क पावर एनर्जी, मोशन इन रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इनको मिलाकर ये 17 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, और आएगा, इसी फॉर्मेट को फॉलो किया जाएगा। इसी तरह से बाकी का भी है। अब अगर अपन देखें यहां पर तो ये है डिटेल सिलेबस। जो मैंने अभी बात करी ऊपर जो हमको दिया गया था, वो क्या दिया गया था कि भैया ये चैप्टर्स नेम है NCERT के, मगर उसके अंदर क्या पढ़ना है वो सारी चीजें ये। और हमने अभी जो देखा सिलेबस, आप देखोगे कि सिर्फ कुछ ही चीजें ऐसी हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको कि सिर्फ कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो यहां पर नहीं। अगर आप देखो गौर से, यहां पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना, यहां पर हर चीज को पूरी तरह से देख लिया गया है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब हम यहां पर वेव्स देख रहे हैं तो आप गौर से देखिए, वेव्स में स्टैंडिंग वेव्स, स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मॉड एंड हार्मोनिक बीट्स, यहां तक है ये, ठीक है। अब आ जाओ जरा जल्दी से अपने वाले सिलेबस पे। ये वेव्स था हमारे पास, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स, स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल मॉड्स एंड बीट्स। मतलब कि आप अगर सिलेबस देख रहे हो यहां पर तो सिलेबस लगभग सेम है, लगभग क्या, इसमें तो सेम ही। तो चीजों को बहुत स्पेसिफिक होकर चलना है हमको, है ना, हमारे अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी चीज को लेकर। जब आपको जो कुछ सोचना था आपने सोच लिया, अब हमारी जर्नी बिल्कुल फिक्स है और हमें इसी जर्नी पर आगे बढ़ना है, हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अब हमारे पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है।
अब हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, आंख बंद करके। अब तुमने टीम रैंक प्लस का हाथ पकड़ लिया, अब टीम रैंक प्लस तुमको डेस्टिनेशन पर ले जाकर ही छोड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो मैंने पैटर्न पर बातें करी, फिर मैंने आपको सिलेबस भी दिखाया। अब जब आप पढ़ाई करेंगे, तो अब आपको करना क्या है भाई, आपका जो लेक्चर प्लान है वो आपको क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आप उस चीज के लिए परेशान मत होइए। ये लीजिए, 1 मिनट बेटे, अभी बता रहा हूं। ओके, अगर हम देखें यहां पर तो आपके पास जो क्लासेस होने वाली हैं, वो क्लासेस आपकी जो टाइम टेबल आने वाला है, वो टाइम टेबल आपको वैसे भी मिल जाएगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए इसको, और क्लास के नोट्स भी मिल ही जाएंगे। अगर टाइम टेबल देखें तो आपकी क्लास होगी ट्यूसडे के दिन, आपकी क्लास होगी थर्सडे के दिन, आपकी क्लास होगी फ्राइडे के दिन। अब इसमें आपके पास किस दिन किसकी क्लास होने वाली है वो भी समझ लीजिए। आपको तो बस ये स्लॉट्स ध्यान रखने। आपका पहला स्लॉट कितने बजे से कितने बजे तक स्टार्ट होता है? पहला स्लॉट स्टार्ट होता है आपका 3:30 से लेकर 3:30 टू 4:40। दूसरा स्लॉट कितने बजे से आएगा? आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, 4:55 से लेकर PM 2। अब आपका अगला स्लॉट कितने बजे जाने वाला है? यह जाएगा 6:05 तक। इसके बाद फिर 15 मिनट का फिर ब्रेक मिलेगा आपको, और वो चला जाएगा 6:20 से लेके आपका 7:30 तक। मतलब अब आपको इन 3 दिनों में तो स्पेशली ध्यान रखना है, और अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। फॉर फिजिक्स विल नोट्स हेल्प इन सॉल्विंग, अरे सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें, कुछ भी नहीं बचने वाला है कांशी। न्यूमेरिकल क्या, लॉजिकल क्वेश्चन क्या, थ्योरी क्या, डेरिवेशंस क्या, हर चीज मिलेगी तुझको यहां पर। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमेरिकल, जो आप जिस तरह से आप पढ़ोगे, आपके लिए आपके न्यूमेरिकल हलवा होने वाले हैं। तो देखो, अब यहां पर आपके पास जब क्लासेस की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास ट्यूसडे के दिन सबसे पहले होगा केमिस्ट्री, फिर होगा हमारे पास फिजिक्स, फिर होगा हमारे पास मैथ्स। अगर हम लोग थर्सडे की बात करें तो केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। अगर अपन लोग बात करें फ्राइडे की तो पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। अब आपको पता है कि आपको फिजिक्स कौन पढ़ाने वाला है? मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको यह पता है कि केमिस्ट्री दुर्गेश मैम पढ़ाएंगी आपको यह पता है कि मैथ्स आपको राहुल धाकड़ सर पढ़ाएंगे। तो अब आपको जो टीम पढ़ा रही है, ये टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है कि अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, मैं तो यह कह रहा हूं कि इस समय तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस चैट पे डाल दो। मतलब मैं ये कहूंगा कि तुम अपने दिमाग के अंदर कुछ भी मत रखो। दिमाग के अंदर रखोगे तो वो चीजें इकट्ठी होती चली जाएंगी। हमें चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, हमें क्लियर करना है। अब कई लोगों के दिमाग में जब बात करेंगे अपन, तो क्वेश्चन ये आएगा कि 3 दिन क्यों अभी मेरी क्लासेस? 3 दिन इसलिए क्योंकि गाड़ी को अगर मैं एकदम से एक्सेलरेट करूं, आप 10th क्लास से आए हो, आप 11th में आए हो, मैं अगर एकदम से गाड़ी को जेट की स्पीड दे दूं, जोश बहुत होता है, मगर अगर मैंने एकदम से जेट की स्पीड दे दी ना, चीजें स्टोर ही नहीं कर पाओगे। 2 से 3 महीने तो हमें ये इस चीज में लगता है कि मैं ये फील कर सकूं कि यस आई एम इन 11th, मैंने साइंस ले लिया है। इसको फील करने में टाइम लगता है, हम बहुत जल्दी फील करा देंगे, डोंट वरी, बट आपको ये फील करने में ही टाइम लग जाता है। इसीलिए अभी हम आपको 3 दिन ले रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो डेट है हमारे सिलेबस कंप्लीशन की जनवरी की, वो आपको फिक्स है, मगर आपको यहां पर अभी कुछ सोचना नहीं है। अब आपको बस 3:30 टू 4:40 केमिस्ट्री में बैठना ही है, 4:55 टू 6:05 आपको फिजिक्स में बैठना ही है, आपको 6:20 से लेकर 7:30 तक मैथ्स में बैठना ही है। आपको जैसे ही, अब ये तो बात हुई क्लास की और क्लास के टाइम टेबल की। अब जब क्लास और क्लास के टाइम टेबल की बात निकली तो फिर आगे एक और बात आएगी कि अब हम कैसे प्रिपेयर करें, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अस। यहां पर अब आप जब मटेरियल देखेंगे आपके पास जो आ रहा है, जैसे ही हमारी क्लास होगी, सबसे पहले तो नोट्स हमारे जो होंगे ये अपलोड हो चुके होंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे।
जो क्लास में हमने पढ़े हैं, ताकि आप, और इसका मतलब नोट्स मिल जाएंगे का मतलब यह नहीं है कि आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसकी खुद की हैंडराइटिंग में बने हुए उसके नोट्स होते हैं। मास्टर कितना ही सुंदर नोट्स बना ले, आपके नोट्स आपसे ज्यादा आउटपुट, आपके लिए सबसे ज्यादा आउटपुट आपके नोट्स ही देंगे। ये नोट्स आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि ये लिखना है, ऐसे करना है, मगर उसको आप अपनी भाषा में लिखो, अपनी लैंग्वेज में करो उसको, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले। टाइम टेबल इज हेल्पफुल फॉर स्टडिंग, यस यस सर। न्यूमेरिकल करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? बिल्कुल, अभी बताता हूं, अभी सब बताता हूं। अब ये नोट्स हो गया। अब नोट्स के बाद आपको क्लास में क्या मिलने वाला है? नोट्स के बाद आपको क्लास में, हर क्लास के बाद आपको मिलेगा डीएसए। अब ये जो एनालाइजर है डेली का, ये क्या होगा? जो हमारी क्लास हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब ये जो है, ये लोग कहते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के नाम पे, डीपीपी के नाम पे दिया जाता है। दिस इज नॉट डीपीपी, दिस इज समथिंग एल्स। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहां पर हमने मार्किंग करी है। आप जब देखोगे डीएसए, तो डीएसए में आपको दिखेगा कि इसमें मार्किंग की हुई है, और वो मार्किंग हमने इस तरह से करी हुई है। यहां पर लिखा हुआ है एडुकेटर, यहां लिखा हुआ है स्टूडेंट, और ये जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इस क्वेश्चन नंबर 1 के साइड में ऊपर आप देखोगे 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार, और एक और है लेंदी, ऐसा। तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पर मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होना चाहिए मेरे पढ़ाने के बाद, तो मैंने यहां पर मेरी साइड से मार्किंग, एडुकेटर मार्किंग करके देगा आपको स्टार, सिंगल स्टार, मतलब कि ये इजी क्वेश्चन था। अगर ये इजी क्वेश्चन था और आपसे भी वो हो गया, तो आप भी यहां पर स्टार बना दोगे कि भाई मेरे लिए भी आसान है, इसका मतलब है मैं एडुकेटर के सेम लेवल पर हूं। और अगर आपने यहां पर 2 स्टार बनाए, और वो हमारे पास जब फीडबैक आया, आपने भेजा कि सर मेरे हिसाब से तो ये 2 स्टार क्वेश्चन था, आपने सिंगल स्टार बोला, इसका मतलब है कि आपके और हमारे बीच में एक गैप है, और उस गैप को हमें ओवरकम करना है। यही तो होता है, हम लोग समझ नहीं पाते, हमारा गैप बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हमसे गलती कहां हो रही है। कॉन्सेप्ट्स में ही तो होगी, इससे ज्यादा क्या होगी। तो वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे पकड़ाई में आ जाएंगे कि अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन इस बच्चे को बहुत दिक्कत दे रहा है, इसका मतलब है कि इसको इस टॉपिक में थोड़ी और हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वो चीजें डबल स्टार से अपने आप सिंगल स्टार बन जाएंगी आपके लिए। तो हमारा जो स्टूडेंट एनालाइजर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए बिल्कुल उस चीज से आप निश्चिंत रहिए कि डाउट दिमाग में लेकर ही मत आइए कि क्या होगा, क्या होगा नहीं, बहुत ही अच्छा होने वाला है। अच्छा, अब ये हो गया, डीएसए मिला। इसके बाद आपको बुकलेट मिल रही है, जो मटेरियल आपको मिलेगा। अब ये जो मटेरियल मिल रहा है ये भी कलर्ड है, आपको ऐप पर भी मिल रहा है, आपको उसके हार्ड कॉपी भी मिलेगी आपको। फिर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस जो मार्क कर दिए गए वो क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप इतना करते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये चीज मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या ये टाइम टेबल मेरे लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप इसको गौर से देखें दोस्तों, तो मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 दिन मांगे हैं। अब जरा इसको ठंडे दिमाग से सोचिए, 3:30 to 7:30 मैं ये मान रहा हूं कि आप मेरे साथ हैं। तो अगर मैं यहां पर एनालाइज करूं तो आप मेरे पास 3:30 to 4:30 यानी 4 घंटे, 4 + 4 + 4, कितनी देर पढ़ाई करी आपने मेरे साथ? कितनी देर पढ़ाई करी? 2 स्टार मतलब एक होगा इजी, एक होगा मीडियम, एक होगा हार्ड, है ना। इजी सिंगल स्टार, फिर डबल स्टार, फिर ट्रिपल स्टार, स्टार बढ़ते जाएंगे, हार्ड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अभी और भी बताऊंगा। अब यहां पर अगर तुम देखो, मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात करो, है ना। अगर तुम यहां पर देखोगे तो तुम्हारे पास टोटल कितना, मैंने तुमसे पूरे वीक में कितने आवर की स्टडी मांगी मेरे साथ? 12 आवर। सिर्फ 12 घंटे मांगे मैंने आपसे। अगर मैंने आपसे 12 घंटे मांगे हैं, और देखो हाँ ना यस नो सब बोलते रहो, बोलते रहोगे ना और बात करते रहोगे ना, तो आपको फील आएगा सब्जेक्ट का। मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं कुछ गलत करता हूं तो दुनिया मुझे डांटती है, जब मैं मस्ती करने जाता हूं तो दुनिया को दिखता है कि मैं मस्ती कर रहा हूं, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो भी मेरे घर वालों को और दुनिया को दिखना चाहिए। इसलिए जोर जोर से बोला करो पढ़ते टाइम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पढ़ाई कर रहे हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जोर जोर से पढ़ेंगे। बचपन में जब ए फॉर एप्पल का मतलब नहीं पता था तो मास्टर क्लास में बोलता था ए फॉर एप्पल, हम आंख बंद करके चिल्ला कर बोल रहे होते थे ए फॉर एप्पल।
मतलब नहीं पता था मगर याद हो जाता था। तो कई हर तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी। जोर से बोलोगे, माइंड में इंप्रेशन डार्क बनेगा, दिमाग को लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा टाइम तक परमानेंट मेमोरी में डाल के रखो। यस, ओके। अब देखो, अब मैंने आपसे कितनी देर मांगी? 12 आवर। अब अगर मैंने आपसे 12 आवर मांगे, अगर आप देखो तो एक दिन में आपके पास होते हैं 24 आवर। और अगर मैं 7 दिन की बात करूं, अभी 7 दिन पे आता हूं, इसमें से मान लिया कि मैं तो भैया रोज 8 घंटे सोता हूं, तो मेरे पास कितने बचे? 16 में से भी मैंने बात कर ली, मैं खाना भी खाता हूं, दोस्तों से मिलता भी हूं। चलो भाई 6 आवर मेरे ऐसे और चले गए, बचे कितने मेरे पास? 14 चले गए, 10 बचे, 10 आवर। अब 10 इंटू 7, इफेक्टिवली अगर मेरे पास देखा जाए तो एक हफ्ते में मेरे पास 70 आवर्स मिले। ये एक बहुत रफ एनालिसिस है। 70 में से मैंने आपसे 12 आवर ले लिए। आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम है? आप कितना टाइम अपने सब्जेक्ट्स को डिवोट कर सकते हो? और अगर इन सारी चीजों से आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है तो आपका सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ जाएगा, आपको खुद के लिए टाइम मिलेगा। और अभी ये सब चीजें जो हैं, जो जो दिन बीच में आपको दिख रहे हैं, उनमें टेस्ट होंगे आपके। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा वैसे वैसे क्लासेस भी बढ़ेंगी और थोड़ा सा टेस्ट का लेवल भी बढ़ेगा, तो टेस्ट भी होंगे आपके। हमारी पेरेंट्स के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो भी होंगे हमारे बीच में। तो ये सारे डेज जो है ना, आपका पूरा शेड्यूल पैक है हमारे हिसाब से। हम आपको सब बता देंगे कि आपको करना क्या है, कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे आपको सोना है और क्या क्या आपको करना है। ये सारी चीजें आपको यहां से मिल जाएंगी दोस्त, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये तो हो गया। अब आपने मुझसे कहा कि आप हमें ये बताओ कि न्यूमेरिकल कैसे हेल्प करोगे आप हमारी सॉल्व करने में। तो देखो भाई, अगर अपन न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल के केस में बेसिकली जब भी किसी न्यूमेरिकल को किया जाता है तो आपके पास 3 चीजें होती हैं जो आपको पूरे मार्क्स दिला देता है। एमसीक्यू करोगे तो भी काम आएगा ये, GFU। G स्टैंड फॉर गिवन। सबसे पहले तो गिवन, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो अंडरलाइन कर लो, टेक्निक यही होती है। और अगर आप थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हो, स्कूल एग्जाम लिख रहे हो, बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले गिवन में वर्ड्स में लिखो कि क्या गिवन है। फिर फॉर्मूला। कई बार आप जब गिवन लिखते हो, क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, बट इतना तो पता है ना कि फोर्स की बात कर रहा है। अगर फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स की ही क्वेश्चन के फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो आपको उस समय अगर आपको दिक्कत आ रही है, इनिशियल लेवल पे बातें कर रहा हूं, तो आप क्या करो, उससे रिलेटेड 2 3 4 जो भी फॉर्मूले आपको याद आ रहे हैं वो लिख लो, उससे रिलेटेड जो याद आ रहे हैं। जब आप ये लिखोगे ना, यकीन मानो 90% पर्पस सॉल्व हो जाता है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको ये पता चल जाता है अच्छा ये गिवन था और ये वाले फॉर्मूले में देखो ये वाली क्वांटिटीज थी। अब मैंने आपको गिवन में कहा कि मुझे मास पता है, मुझे एक्सेलरेशन पता है, और आपने कहा कि फोर्स का फॉर्मूला होता है कुछ भी ले लेते हैं, G m1m2/r², कुछ कुछ होता है। शाहरुख वाला नहीं है ये, कुछ कुछ होता है, फॉर्मूला है ये, कुछ कुछ होता है, F = ma एंड ऑल दैट। ऐसे आपने जैसे ही देखा ये फॉर्मूला लिखा, ma, ओ मास दिया, एक्सेलरेशन दिया, फोर्स आ जाएगा। एकदम से रिकॉल नहीं हुआ, मगर मैंने उससे रिलेटेड फॉर्मूले जब लिखे तो मुझे याद हो गया। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए, यही तो पता करना है मुझे, यही तो मुझे पता होना चाहिए। तो इसीलिए न्यूमेरिकल आपके बहुत आसानी से सॉल्व होंगे एमसीक्यूज में। अब आप कहोगे ये U स्टैंड फॉर यूनिट। आपको एमसीक्यूज में 2 आंसर सेम दिखेंगे, एक किलोमीटर में लिखा होगा, एक मीटर में लिखा होगा, एक न्यूटन में होगा, एक डाइन में होगा, एक सेंटीमीटर में होगा, एक मीटर में होगा, किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो यूनिट भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि भैया 250 आंसर आया, अब 250 250 250 250 चारों 250 है, क्या आंसर है ना। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि भाई हम यहाँ यूनिट देखना पड़ेगी, हम किस यूनिट में डील कर रहे हैं, उस यूनिट के। तो ये 3 चीजें हैं, जब किसी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करो, अगर आप इन 3 चीजों का ध्यान रखते हो तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, सॉल्व हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम बनने वाले नहीं है। तो मैंने आपको यह बताया कि हमारी अप्रोच कैसी है। आपको अभी इसमें कोई भी डाउट है
कि भैया सिलेबस के अकॉर्डिंग ये था, आपने हमें सीबीएसई का भी दिखा दिया, आपने हमें आपकी अप्रोच भी बता दिया, आपने मुझे टाइम टेबल भी बता दिया, आपने न्यूमेरिकल बता दिया कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, कैसे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्या हमको मिलने वाला है, कैसे हम लोग जो अपनी जो डेली की एक्टिविटी होगी, डीएसए हम जो करने वाले हैं वो कैसे हम करने वाले हैं, कैसे हम एनालाइज करेंगे कि हमने सीखा कि नहीं सीखा। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे क्लास करते करते तुम सीखते चले जाओगे। बट अभी कोई डाउट है एकांशी तो प्लीज शेयर करो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे क्वेश्चन का। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, प्लीज जस्ट अ मिनट। कोई भी डाउट है बताओ मुझे। आज हमारी पहली क्लास हुई, आज हमारी बॉन्डिंग क्लास हुई है। अब हम लोग जो बात करने जाएंगे ओके तो ये जो हमारी क्लास हुई है ना दोस्तों, ये हमारी बॉन्डिंग क्लास थी। सर इज इट रॉन्ग टू स्टडी एट नाइट? बहुत देखो एकांशी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं दिन में पढ़ ही नहीं पा रहा हूं तो मैं अपने रात को मुझे नींद आ नहीं रही है तो मैं पढ़ना पसंद करूंगा रात को। अदरवाइज मैं हमेशा से यही कहूंगा, लोग कहते हैं कि आप इंसान का, ह्यूमन का ऊपर वाले ने एक साइकिल बना रखी है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दूंगा साइंटिफिक, जिससे आपको यह समझ में आएगा। मैं खुद कई बार 2-2 बजे तक काम करता रहता हूं या पढ़ाई करता रहता हूं, मुझे नींद नहीं आती। बट मैं आपसे कहूंगा कि ये आदत सही नहीं है। मॉर्निंग के 1 घंटे में बहुत मुश्किल काम कह रहा हूं, सुबह 4 बजे ऐसा लगता है कोई हमारे ऊपर एवरेस्ट रख देता है, हम हिल भी नहीं पाते, आंख खुलती है अलार्म बंद कर देते हैं, कोई आकर उठा भी दे तब भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर सुबह का 1 घंटा रात के 3-3, 4-4 घंटों से ज्यादा फ्रूटफुल होता है ना। इट इज गुड टू स्टडी इन द मॉर्निंग। आप 4 बजे नहीं उठ सकते 5 बजे उठो, 5 बजे नहीं उठ सकते 6 बजे उठो, 6 बजे नहीं उठ सकते 7 बजे उठ के पढ़ो। मगर सुबह अगर आप 11 बजे उठ रहे हो और रात को आप 2 बजे सो रहे हो, उससे ज्यादा बेटर है कि 7 बजे सुबह उठकर या 8 बजे उठकर वो 11 बजे तक आप पढ़ लो। वो 3 घंटे जो आप रात के पढ़ रहे हो ना, वो सुबह ज्यादा इफेक्टिव हैं एज कंपेयर टू नाइट। किसी भी मशीन को, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को या मोबाइल को अपन लोग जब हैंग हो जाता है तो रीस्टार्ट करते हैं। हमारी जिंदगी भी सुबह सुबह ना, जब हम रात को सोकर उठते हैं ना तो रीस्टार्ट होती है। ब्रेन हमारा स्टार्ट है, वो जगा हुआ है मगर रिलैक्स हो गया है, क्योंकि अब हम कुछ नहीं, हम तो अपने ख्यालों में थे अंदर ही। फिजिकल एक्टिविटीज जीरो है, हमारी बॉडी थकी हुई नहीं है, हम रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। और उस समय जब एकदम से स्टार्ट होता है ना हमारा सिस्टम, तो सिस्टम स्टार्ट होने पर फिर हमारे दिमाग के अंदर जब चीजें आती हैं ना, बहुत तेजी से ग्रैस्प करते हैं हम लोग। इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए, इसीलिए ऋषि मुनि भी सुबह के टाइम उठते हैं। तो इसीलिए इट इज बेटर टू स्टडी इन द मॉर्निंग देन नाइट, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बट अगर मैं सुबह उठ ही नहीं पा रहा, मैंने बहुत दम लगा ली, वैसे तो ऐसा देयर इज नथिंग विच इज इम्पॉसिबल फॉर अस, और मैं भी इसीलिए अब मेरी लाइफ को मैंने बहुत सिस्टमैटिक किया है, तो इसीलिए मैंने भी अब रात को टाइम पर सोना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। तो हमको रूटीन बनाना पड़ता है, मुश्किल काम है बट पॉसिबल है, हो जाता है ना। तो कोशिश करके देखो, सुबह ज़्यादा ग्रास्प कर पाओगे, सुबह ज़्यादा तक, सुबह जो पढ़ोगे वो ज़्यादा टाइम तक तुम्हारी मेमोरी के अंदर रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें फिक्स कर लो, कुछ चीज़ें फिक्स ऐसे कर लो कि सुबह उठते से ही सबसे पहले वो जो तुम्हें फॉर्मूलेज याद करने ना, वो फॉर्मूला एक बार देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस समय दिमाग बहुत तेज चल रहा है, चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और जब रात को सोने जाओ तब भी एक बार ज़रूर देख कर जाओ कि आज मैंने क्या पढ़ा है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, सुबह सुबह अपन को सपने आ रहे होते हैं जो अपन ने पढ़ा होता है, यस और नो? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है ना, बहुत अच्छी बात है तुमने जो पूछा है, इसीलिए तो आज अपन का सेशन है। देखो ये कैसे एनालाइज करूं कि क्या पढ़ना है लाइक इन द सब्जेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इज वेस्टेड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है।
अब मैं आपको बताता हूं, आपको ना एक टारगेट बनाना चाहिए, और आप नहीं बना सकते हो ना, हमारे साथ बैठोगे आप, आपके साथ आपका एडुकेटर बैठेगा, आप नहीं बना पा रहे ना, हम बैठेंगे, हम बनाएंगे आपके लिए। हम बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस मंथ का मेरा टारगेट क्या है, और जब वो टारगेट आपका फिक्स हो जाएगा, हाँ, जब आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा तो आप टारगेट फिक्स होने के बाद उसको हम और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे कि भैया मुझे एक यूनिट ये करनी है, इस यूनिट को अगर देखूं तो मेरे पास 4 वीक्स हैं या इफेक्टिवली 30 डेज हैं, 30 डेज को 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया सर। अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, मान लेते हैं 28 डेज हैं, तो मैंने अगर 2 दिन हटा भी दिए तो 7 दिन मेरे पास है, 7 डेज में 25% हो जाना चाहिए, ये टॉपिक, इनकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिर उस 7 दिन में से मैं एक दिन पे आ जाऊंगा कि हर दिन मेरा क्या होना चाहिए। और यकीन मानो, अगर एक दिन में तुम्हें यह पता है ना कि तुम्हें क्या पढ़ना है और ये टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये हम बना के देंगे तुम्हारे साथ। तुम ये टेंशन अब भूल जाओ कि तुम्हारा टाइम टेबल नहीं पता है, तुम हमारे साथ बैठोगे, हम तुम्हारा टाइम टेबल बनवा देंगे। इसीलिए तो हमने बोला है 1-on-1 मेंटरशिप, इसीलिए तो है। हम आज ही बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप कॉल लगाना 9116 पर 9116-300-300 पर, बोलना कि मुझे बात करनी है, मुझे मेरा अपॉइंटमेंट करवा दीजिए, मेरे को मेरा काउंसलिंग सेशन करवा दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, अपन बैठकर अपना टाइम टेबल बना लेंगे, और उस टाइम टेबल पे अभी से अपन उस पर काम करना भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आपके पास आपका टाइम टेबल हम बनवा देंगे, आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है। बहुत अच्छी बात करी तुमने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन के लिए ही यहां पर 1-on-1 मेंटरशिप है। ओके सर, ये थिंकिंग व्हाट टू डू, अब व्हाट टू डू वाली थिंकिंग वाली खत्म हो गई, अब प्रॉब्लम सारी हमारी है। हमें तो तुम्हें बस अब उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, हमें तुम्हें उस आईआईटी में पहुंचाना है जो तुमने ड्रीम किया है, हमें उस ब्रांच तक तुम्हें पहुंचाना है। एंड इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी, और इस जर्नी को हमें इन 2 साल में जीना है, फील करना है। ऐसा नहीं होना है कि अब ये 2 साल तो ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। लाइफ में ये टाइम वापस नहीं आएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है ये लाइफ का। तो हर पल को जियो, हर सब्जेक्ट को जियो, हर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग के साथ फील करो। तो अगर ये सब चीज़ें करोगे तो डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं पाएगा लाइफ के अंदर, और तुम बिल्कुल फोकस हो जाओगे। यस, क्लियर? कुछ और डाउट है एकांशी तो प्लीज पूछो, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। कुछ भी डाउट है प्लीज पूछो, आई एम रेडी टू आंसर। और किसी को भी कोई डाउट है, चैट में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, और मैं आपको आंसर तुरंत दूंगा, और वो ही दूंगा जो एक्चुअल है। मैं आपको प्लीज करने के लिए कुछ भी घुमा फिरा के कोई आंसर नहीं करूंगा दोस्त। और डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि सोशल मीडिया से तो दूरी बहुत ज्यादा बना के रखनी है आपको। सर कितने न्यूमेरिकल करने चाहिए टू ग्रास्प अ कॉन्सेप्ट? एकांशी तूने ना न्यूमेरिकल का हवा बना लिया है, तो न्यूमेरिकल का हवा पहले तो निकाल दे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल तेरे लिए प्रॉब्लम बनने वाले नहीं है ना। मैथ्स सपोर्टिंग टूल है हमारे लिए, मैथ्स करते जाएंगे, फिजिक्स करते जाएंगे, और अब तुम्हारे लिए ये न्यूमेरिकल कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। और अगर तुमको ये लगता है कि कितने न्यूमेरिकल करना चाहिए, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई किताब में नहीं लिखा होता। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तेजी से तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जितनी वैरायटी करोगे उतना आइडिया लगता चला जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आपको अब क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना कि मैंने नंबर किया कि नहीं, क्वांटिटी पे मत जाना, क्वालिटी पे जाना। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन करो उस कॉन्सेप्ट के और तुमसे वो दोनों क्वेश्चन बन जाएं, तुम्हें कॉन्फिडेंस हो तो तुम 2 क्वेश्चन के बाद उसको छोड़कर दूसरे कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। हो सकता है 20 क्वेश्चन करने के बाद भी किसी कॉन्सेप्ट में तुमको मजा नहीं आ रहा हो, कि यार मजा नहीं आ रहा, इसमें फील नहीं आ रहा इसके अंदर, तो फिर उस केस में हमको 20 की जगह 40 क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। तो देयर इज नो डार्क लाइन, यहां पर ऐसी कोई लाइन नहीं बना सकते कि 20 क्वेश्चन के बाद मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हो 2 के बाद भी हो सकते हैं। यस, क्लियर? एनी डाउट? अब तो कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब? यस और नो? बताओ ना, क्लियर है? चलो, आई होप अब तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं, और कुछ भी है फील फ्री टू कॉल अस ऑन द नंबर 9116
300-300 और आप फ्री हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याएं हमारी बन जाएंगी। और उसके अलावा भी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, आपको एक मेंटोर असाइन हो ही जाएगा, आप उस मेंटोर से कभी भी अपना डिस्कशन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यस, गुड, गॉड ब्लेस यू। अब अपनी मुलाकात होने वाली है अपनी कक्षा में, मैं आपसे मिलूंगा अब ट्यूसडे के दिन, आपसे कल फिर एक और आपकी कक्षा होगी, आपका मास्टर आएगा, आपके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ताकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती चली जाए। और फिर जब अपन ट्यूसडे से अगले वीक में जब अपनी पहली क्लास होगी, वहाँ से अपन सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हमें पहले बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हमारी आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।